नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीबीएसई के वोकेशनल स्किल के सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और उसके सैम्पल पेपर के बारे में। तो सीबीएसई ने ऑलरेडी सैम्पल पेपर निकाल दिया है और आज हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि सैम्पल पेपर है कैसा और उसमें क्वेश्चंस का क्या लेवल है, किस तरह से अगर क्वेश्चन आपका मॉडरेट है, आपका हार्ड है या फिर ईजी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज और देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि जो सिलेबस उसने बनाया है टर्म 1 के लिए, उसमें पार्ट ए की आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि पार्ट ए आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आता है, जो कॉमन होता है सभी के लिए, सभी वोकेशनल स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है ये। इसमें 3 यूनिट आ रहा है आपका, जिसमें कि यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 2, जिसमें से एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से यूनिट 2 है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और इसमें से भी एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा जो यूनिट है पार्ट ए का, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 2 और इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कुल पार्ट ए से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना है कोई 5। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ है कि आप एक क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। पार्ट बी से जो कि आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी कि वो सब्जेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, वो होता है और इससे आपके पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें भी आपके लिए 3 यूनिट दिया गया है सिलेबस में। पहला यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस और इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो आप लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो एडवांस पार्ट है, उससे एग्जाम में 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये भी आपका एडवांस है और इससे एग्जामिनेशन में 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो आपका यूनिट होगा, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, जो कि आपका कैलसी है। और तीसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि केवल इंट्रोडक्शन पार्ट इसका आएगा। अगर आप इसका सिलेबस डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें कवर होंगे। केवल इंट्रोडक्टरी आपको ये पढ़ना है और इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इस तरह से आपके पास कुल 27 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट बी से और इसमें आपको अटेम्प्ट करना है केवल 20। तो इस तरह से आपके पास पार्ट ए में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 5 अटेम्प्ट करना है और पार्ट बी से 27 क्वेश्चन है और आपको अटेम्प्ट करने केवल 20। इसका मतलब आपके पास 7 क्वेश्चन ऐसा है जिसको कि आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप बदल सकते हैं, उसको आप चॉइस ले सकते हैं अपना। तो इस तरह से आपके पास टोटल आ जाता है 25 मार्क्स का। अब हम लोग चलते हैं इसके सैम्पल पेपर में कि किस तरह का क्वेश्चन उसने सेट किया है। इस पर टाइम अलॉटेड आपके पास 1 आवर का है और 25 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सबसे ज़रूरी होता है कि आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शन पर आप ज़रूर फोकस कीजिए कि इसमें क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बिल्कुल। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, बी एंड सी। और सेक्शन ए इज ऑफ 5 मार्क्स एंड हैज़ 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मीन्स पार्ट ए और इससे आपके पास 6 क्वेश्चन है, आपको 5 करने हैं। सेक्शन बी इज ऑफ 15 मार्क्स एंड हैज़ 20 क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, यानी कि ये सब्जेक्ट पर आधारित क्वेश्चन होगा, यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना, जो आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर आधारित आपका 20 क्वेश्चन होगा जो आपको 15 करने हैं। और सेक्शन सी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है आपके पास 5 मार्क्स एंड हैज़ 7 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, वो आपकी मतलब कि आपकी योग्यता पर आधारित होता है कि आपने क्या लर्न किया है, क्या सीखा है आपने, उसका नॉलेज वो चेक करता है कि क्या वो रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। यानी कि अगर कोई प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन आ जाए, उस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो रोज़मर्रा के दिनों में हम लोग करते हैं। सपोज़ आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और आपको प्रिंट आउट निकालते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, सपोज़ अगर मान लीजिए कि आपको कैल्सी में प्रिंट आउट निकालना है और एक सीट में अगर आपके पास 4 पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि उसमें से मुझे कुछ सेलेक्टेड पार्ट ही निकालने हैं, तो इस तरह के सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन।
यानी ये सिचुएशन होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो अगर आपके पास नॉलेज होगा कैलसी का अच्छी तरह से तो आप आसानी से सिलेक्टेड पार्ट को भी निकाल सकते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके पास 7, और 7 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मार्केबल ये है कि ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए माइलस्टोन है, यानी कि यही आपका मेन पॉइंट है जहाँ पर आपके मार्क्स गिर भी सकते हैं और उठ भी सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आप कवर कर पाएंगे, और अदरवाइज़ आपका ये मार्क्स यहाँ पर डाउन होता है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल पर सैम्पल पेपर में है, आगे देखते हैं हम लोग इसको। डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शंस, मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन अगेंस्ट ईच सेक्शन और क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के बगल में आपका मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। यस, यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि कोई भी अगर मान लीजिए कि आपको दे रहा है सेक्शन ए में, अगर आपके पास सभी 6 क्वेश्चन आप जान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको भी काउंट कर लीजिए। सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन ए में ही रहेगा, एक ही जगह पर आपको लिखना है सेक्शन वाइज, और उसमें केवल 5 क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 6 बना दीजिए अगर आता है आपको, और आप ये सेक्शन बी और सी का एक क्वेश्चन आप काट लें, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यानी कि आपको करेक्ट ऑर्डर में ही बनाना है, सेक्शन वाइज आपको जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है उस तरह से आपको फॉलो करना है। सेक्शन बी से केवल 15 क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं, ठीक है, और सेक्शन सी से आपको केवल 5 क्वेश्चन बनाने हैं। अब ऐसा इसको नहीं करना है कि सेक्शन बी में अगर हम 20 क्वेश्चन जान रहे हैं तो सेक्शन सी को छोड़ देना है, या फिर उसको इस तरह से नहीं करना है, कवर नहीं करना है आपको सेक्शन वाइज जाकर जितने भी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने के लिए कहा गया है केवल आपको वही करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। पहला क्वेश्चन जो है वो है डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट और वर्बल कन्वर्सेशन दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। यस, ये कह रहा है कि डैश फीडबैक, किस तरह का फीडबैक कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है उस फॉर्म में हम लोग लिख करके कमेंट कर सकते हैं, और वर्बल कन्वर्सेशन जो बातचीत होती है उसको आप उसमें डाल सकते हैं, जो कि हेल्प करता है लर्नर को यह समझने में कि वह और जो भी हो ही और सी वह किस तरह से किस क्रम में वो उसको इम्प्रूव कर सकता है, अपने आप को बढ़ा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, जेंडर एंड शाइन। तो इसका आंसर आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा अगर आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर को, ठीक है। फिर भी इसका आंसर जो है वो आपके लिए होगा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है, डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके माइंड में अब आ चुका होगा। कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें बॉडी लैंग्वेज यूज़ होता है, जेस्चर यूज़ होता है, फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ होता है, ठीक है, किसी को अपनी बात कहने के लिए। तो आप इसे किस तरह की कम्युनिकेशन कहेंगे, वर्बल, रिटेन, नॉन वर्बल और विजुअल। वर्बल में क्या होता है, बातचीत होती है, रिटेन में लिख करके बातचीत होती है, नॉन वर्बल जो आपके पास है उसमें हम लोग अपने बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, अपने जेस्चर से बात करते हैं, और अपनी आँखों से बात करते हैं, अपने चेहरों से बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और विजुअल तो जानते हैं, पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, कियोस्क हो गया, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर हर हॉबी क्लासेस, देन शी कम्स बैक होम एंड फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। शी डज ऑल वर्क बाई हरसेल्फ, ठीक है, नो वन टेल्स हर टू डू सो दिस इज कॉल्ड डैश। ये क्या कहलाता है, ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का क्वेश्चन है ये, कि सोनिका जो है वो 6 बजे उठ जाती है, फिर अपने हॉबी क्लासेस में जाती है, उसके बाद वो आती है, वो अपने होमवर्क को फिनिश करती है स्कूल जाने के पहले। तो ये सारे काम वो खुद से करती है, उसको कोई फोर्स नहीं करता है, उसको कोई बोलता नहीं है करने के लिए। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन और डिसिप्लिन। ये बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। डिसिप्लिन कभी भी इनर नहीं आता है, वो मतलब कि बोल के ही होता है, कि कोई बोलता है कि आपको रहना है, और वो एक प्रकार से आदत बन जाती है आपकी, उस तरह से होता है।
और सेल्फ अवेयरनेस ये क्या होता है, खुद से जानकारी हो जाना, मतलब कि अगर आपको कोई डांटने वाला है, डांटा नहीं है, डांटने वाला है, बोलने वाला है, ये हो गया सेल्फ अवेयरनेस, आप किताब लेकर बैठ गए। तो सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, ये इनर मोटिवेशन आता है कि आपको ये काम अब करना है, करना चाहिए, तो ये खुद का अपना मोटिवेशन है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। और इसका राइट आंसर क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रॉनिक एंग्जाइटीज एंड स्ट्रेस। सो एंजाइटी जो होता है आपके पास, एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस। सो ये क्या होता है, हाई एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेना, बहुत ज़्यादा इच्छा कर लेना, ठीक है, किससे, अपने आप से, ठीक है। ये क्या करता है, आपको कहाँ छोड़ देगा, एंजाइटी में छोड़ देगा, यानी कि आप एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, चिंता बढ़ जाती है आपकी, आप अंदर से बहुत ज़्यादा वकाहट महसूस करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है, तो ये एंजाइटी हो जाता है। तो ये एंजाइटी और स्ट्रेस ये क्या करता है, लीड करता है किस चीज़ को, किस तरह के स्ट्रेस को लीड करता है, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो आपके लिए राइट आंसर क्या होगा, इससे फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल नहीं होता है, इससे होता है मेंटल स्ट्रेस, यानी कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आप उसका सॉल्यूशन अपने आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेंटल स्ट्रेस। अब आपके पास आएगा फिफ्थ क्वेश्चन। Dash operating system is a computing environment that react to input within a specific period of time। ठीक है, ये पूछ रहा है कि डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट उसका जो होता है, डैट रिएक्ट टू इनपुट, वो इनपुट पर रिएक्ट करता है विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि दिए गए खास टाइम पर ही वो उस इनपुट पर रिएक्ट करेगा। तो उसको किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलेंगे, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूट। तो सिंगल यूज़र वो तो आपका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि एक ही आदमी काम कर सकता है उस पर। मल्टी यूज़र जिसमें बहुत सारे लोग अपने अकाउंट बनाकर उसमें अपना काम कर सकते हैं। रियल टाइम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो रियल टाइम पर काम करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस चीज़ को वो ख़त्म करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का, आइडेंटिफाई द मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरस। आप उस मेजर को आइडेंटिफाई कीजिए, उस कारण को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कीजिए जिससे कि आप कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, किससे, थ्रेट्स और वायरसेस से। शेयरिंग पासवर्ड विथ फ्रेंड्स, क्या अगर आप अपना पासवर्ड किसी दोस्तों को दे देंगे तो क्या आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगी। दूसरा आपके पास है अलाउ एनीवन टू यूज़ योर डिवाइस। चलिए भाई, वायरस से बचना है तो आप अपना कंप्यूटर ही उसको दे दीजिए कि लो तुम उसको यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी वायरस आ सकता है, उसने ऐसा कोई काम किया, पेन ड्राइव लगाया, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ वो लगाएगा तो वायरस आएगा ही आएगा वो, इससे आपके वायरस से सुरक्षा नहीं होगी, ठीक है। आपके पास एक और ऑप्शन है, लीव कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। यस, एक बार आप लॉगिन कर लिए उसके बाद आप छोड़ दीजिए खुला, तो इससे भी वायरस आपका नहीं आएगा, इससे वायरस और आएगा, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है यूज़ एंटीवायरस। तो आप एंटीवायरस का यूज़ कीजिए अपने कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में वायरस कभी नहीं आएगा, कोई थ्रेट्स भी नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 आवर आई थिंक्स बहुत ज़्यादा टाइम है आपके लिए ये। अगला है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास 20 क्वेश्चन है और आपको करने हैं 15। When you apply a dash, you apply a group of formatting effect together in one single step। जब आप अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, ये क्या होता है, ये अप्लाई करता है ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट, यानी कि अलग अलग फॉर्मेटिंग का जो इफेक्ट होता है उसका जो ग्रुप बना हुआ होता है ना, उसको भी अप्लाई कर देता है एक साथ, सिंगल स्टेप में ही वो सभी जगह पर अप्लाई कर देगा, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में उस फॉर्मेटिंग को वो अप्लाई कर देता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्ट, स्टाइल, टेम्पलेट, फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें से चारों में से जो आपका राइट आंसर है वो होता है स्टाइल। स्टाइल में आपके पास 7 अलग अलग स्टाइल होते हैं जो कि एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास स्टाइल। दूसरा क्वेश्चन है, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन ए स्प्रेडशीट।
स्प्रेडशीट प्रोग्राम में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि सब टोटल को परफॉर्म नहीं करता है? तो सब टोटल क्या होता है? सब टोटल को परफॉर्म नहीं करता है। तो सब टोटल क्या होता है? उसका ऐड करना, यानी कि दिए हुए समूह के, यानी कि दिए हुए कॉलम में, ठीक है, या रो में आपका जो डेटा है उसको ऐड करना। तो सम भी आपका सब टोटल निकालता है। एवरेज भी आपका सब टोटल निकालेगा। प्रोडक्ट का भी सब टोटलिंग आपका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आपके पास। आप प्रोडक्ट को भी आप सब टोटल के थ्रू कर सकते हैं, एवरेज भी आप सब टोटल के थ्रू कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं। एक ऐसा ऑप्शन है परसेंटेज, जिसको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? परसेंटेज। 9th क्वेश्चन है, इन अ डॉक्यूमेंट डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपके पास? डॉक्यूमेंट के अंदर में ऐसा कौन सा है जो रेफर करता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक्स को, यानी कि आपने कोई ग्राफिक्स डाला है तो वो ग्राफिक्स आपके डॉक्यूमेंट में हॉरिजेंटली और वर्टिकली कैसे प्लेस करेगा, कैसे वो सेट होगा, इसको कैसे हम लोग चूज़ करते हैं इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। ठीक है, तो ये कैसे आपका वहाँ पर वो एडजस्ट करेगा। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट राइटिंग। तो इसको अलाइन किया जाता है, यानी कि आप ग्राफिक्स को कर रहे हैं तो आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली आप इसको अलाइन कर सकते हैं, है ना। और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल जो आपके पास अलाइनमेंट होता है वो होता है टॉप, मिडिल एंड बॉटम। हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो आप इससे अपने ग्राफिक्स को अलाइन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में। 10th है आपके पास, अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। ऐसा कौन सा है चारों में ऑप्शन में जो कि एक मॉडल होता है अगले डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, यानी कि आप उसको देख करके अगला डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इनमें से कौन है ऐसा? टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन, कॉपी पेस्ट। तो इसमें से आसान आंसर, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। इसका आंसर है आपके पास टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? रेडीमेड डिज़ाइन होता है जिसको कि हम लोग अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, या फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं नए डॉक्यूमेंट को आप बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, डैश स्टाइल इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट। तो ऐसा कौन सा स्टाइल है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अफेक्ट करता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को, कि जो पैराग्राफ के अंदर रहते हैं उसको वो प्रभावित करता है? किस लिए? फॉन्ट चेंज में, या उसका साइज चेंज करने में, बोल्ड और इटैलिक, यानी उसका फॉर्मेटिंग में वो उसको अपने आप फॉर्मेटिंग उसका कर देता है। ठीक है, तो इसमें आता है आपके पास में सेल, पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर। तो पहले मैंने बताया आपको कि स्टाइल कितने तरह के होते हैं, तो 7 टाइप्स का स्टाइल होता है, जिसमें कि कैरेक्टर स्टाइल जो होता है वो क्या करता है? डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को, यानी कि पैराग्राफ के टेक्स्ट को, उसका साइज़, उसका फॉन्ट, उसका बोल्ड, उसका इटैलिक, अलग अलग तरह के जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते हैं उसको वो अप्लाई करता है। इसका राइट आंसर होगा कैरेक्टर। 12th क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्या है? टू रिपीट द ग्राफिक्स अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शंस इन वर्ड प्रोसेसर। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं ग्राफिक्स को पूरे एंटायर बैकग्राउंड में, ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें चूज़ करना होगा? टाइल, पोजीशन, स्क्रैच एंड एरिया। तो अगर आप किसी भी ग्राफिक्स को पूरे पेज में या पूरे बैकग्राउंड में आप चाहते हैं उसको भर जाए वो बैकग्राउंड पूरा, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है टाइल। ठीक है, तो ये टाइल क्या करता है? उस छोटे से ग्राफिक्स को भी पूरे पेज में भर देता है। आप इसको देख सकते हैं कब? जब आप अपने बैकग्राउंड को, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चूज़ करते हैं तो टाइल होता है उसमें आपके पास सेंटर होता है, आप उसको स्क्रैच भी कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास टाइल। सिनेरियो आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चन। सिनेरियो किस तरह का टूल है जो कि क्वेश्चन को टेस्ट करेगा? ठीक है, तो इसमें आपके पास आंसर है ऑटो, बुलशिट, व्हाट इफ एंड ड्रॉप डाउन। तो हम लोगों ने देखा था कि आपका जो चैप्टर के शुरुआत में ही दिया हुआ है ये कि व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो भी आपका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट इफ। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में आपका आता है सिनेरियो भी, बुलशिट भी। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज particularly useful when creating a watermark or when wrapping the image in the background in a document।
इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ये क्या कह रहा है ये कि डैश इज पार्टिकुलरली जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली क्रिएटिंग अ वाटरमार्क, जब हम लोग वाटरमार्क बनाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, या फिर जब हम रैप करते हैं इमेज को बैकग्राउंड के साथ में, तब हम उसका यूज़ करते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंसी, फील, फिल्टर, क्रॉप, इसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, सो ट्रांसपेरेंसी एक ऑप्शन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर वाटरमार्क भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है, और जो इमेज हम लोग यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में उसको भी आप रैप कर सकते हैं हल्का ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देकर, जैसा कि आप मेरे इमेज को भी देख रहे होंगे इस वीडियो में कि वो आपका सेमी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, यानी कि ना तो वो पूरा ओपेक है या ना तो वो पूरा क्लियर है। आप इसमें ग्राफिक्स को भी देख पा रहे होंगे जो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का सैम्पल पेपर, और मेरा भी जो वीडियो है वो भी आपका दिख रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, आइए मेरे बैकग्राउंड में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इट्स रेफर टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फार्मूला टू कैलकुलेट। ये कह रहा है कि रेफर टू अ सेल, ये उसको रेफर करता है उस सेल को या फिर उस रेंज ऑफ सेल को। रेंज ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप एक से अधिक सेल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑन अ वर्कशीट पर, एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू, इससे हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए, और डेटा दैट यू वांट फार्मूला टू कैलकुलेट, जिसको आप चाहते हैं कि फार्मूला उसको कैलकुलेट करे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रो, कॉलम, ऑटोसम, सेल रेफरेंस। तो उस सेल को या फिर रेंज ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं सेल रेफरेंस। ठीक है, यानी कि सेल एड्रेस, जिससे कि हम लोग उसको यूज़ करते हैं फॉर्मूला के अंदर में। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आता है 16, वो कह रहा है डैश टोटल एंड एड्स डेटा अरेंज्ड इन अ एरे दैट इज a group of cells with label of column and or rows which step 1 must should follow before using the subtotal option। ये कह रहा क्या कि डैश टोटल ऐड करता है, डेटा को अरेंज करता है एरे में, और बताता है क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स को एक लेबल के साथ में अरेंज करता है। तो आप देखते होंगे कि सब टोटल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपका सारा कॉलम का जो पर्टिकुलर ऑप्शन होता है ना, जो सिमिलर डेटा होता है उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देता है और उसका वो सब टोटल निकालता है, कॉलम वाइज हो या फिर रो वाइज हो। तो इसमें आंसर क्या होगा इसका, सब टोटल। कंसोलिडेट नहीं होगा, रीनेम डेटा भी नहीं होगा, फिल्टर भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सब टोटल। क्वेश्चन नंबर 17, अ डैश हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। कौन सा ऐसा हाइपरलिंक है जो कि फुल एड्रेस रखता है, किस चीज़ का, डेस्टिनेशन फाइल का और वेबसाइट का, यानी कि वेब पेज आप जो यूज़ कर रहे हैं वेब पेज को, उसका वो सारा कंप्लीट एड्रेस वो रखता है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड एंड एड्रेस। तो वेबसाइट को आपके पास जो होता है ना हाइपरलिंक जो होता है वो आपके पास दो तरह का होता है हाइपरलिंक, एक होता है रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। तो आपके पास दो ऑप्शन तो अपने आप छट गया, मिक्स और एड्रेस तो हट गया तुरंत, मतलब कि आपके मैदान से बाहर हो गया वो। तो दो ऑप्शन बच गए आपके पास, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, और इन्हीं दो में से आपका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्या करता है, रिलेटिव क्या करेगा, ऐसा हाइपरलिंक जो कि फुल एड्रेस आपको दिखाएगा, कंप्लीट एड्रेस आपको वो शो करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या करता है, फुल एड्रेस को कंटेंट करता है, डेस्टिनेशन फाइल का फुल एड्रेस वो आपके पास रखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर एलोबरेट फॉर्म ऑफ गोलसिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एलोबरेट फॉर्म ऑफ गोलसिक। गोलसिक का सबसे एलोबरेट फॉर्म कौन सा है, एलोबरेट फॉर्म कहने का मतलब होता है उससे मिलता जुलता कौन सा, यानी उसका एडवांस बोलें या फिर उसका अच्छा जो रूप होता है वो कौन सा है। सब टोटल गोलसिक के काम में तो आता नहीं है वो गोलसिक, चूँकि गोलसिक क्या करता है, गोलसिक आपके पास एक प्रिडिक्शन का तरीका है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये प्रिडिक्ट करके बताएगा कि आपके फ्यूचर में आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आपने फ्यूचर में कोई टारगेट सेट किया है तो उसके लिए आपको प्रेजेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या किस किस आइटम पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये कहलाता है, ये आपको गोलसिक जो होता है वो प्रेडिक्ट करता है। और इसी से मिलता जुलता आपका होता है सॉल्वर। तो गोलसिक केवल एक पॉइंट पर प्रेडिक्ट करता है, जबकि सॉल्वर आपका मल्टीपल पॉइंट पर
वो प्रेडिक्ट करके आपको बताएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्वर। क्वेश्चन नंबर 19, डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन ए स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू मास्टर वर्कशीट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कंबाइन करता है, जोड़ता है डाटा को स्प्रेडशीट के अंदर में अलग अलग वर्कशीट के डाटा को मेन वर्कशीट के साथ में जोड़ देता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? हाइपरलिंक, वो लिंक करता है, जोड़ेगा नहीं। लिंकिंग, वो भी आपका लिंक करेगा, जोड़ेगा नहीं। फिल्टर, खोज कर निकालता है, छान कर निकालता है। कंसोलिडेटिंग क्या करता है? अलग अलग वर्कशीट में जो डाटा है उसको वो जोड़ देता है, यानी उसका वो सम निकालता है और जितने भी डेटा आपने यूज़ किए हैं, वर्कशीट यूज़ किए हैं, सबका वो कंबाइन करके उसका सम निकाल कर मास्टर वर्कशीट में डालता है। ये कहा जाता है कंसोलिडेटिंग डेटा। क्वेश्चन नंबर 20, एंड डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड, while a dash link will stop working only if the start and target locations change relative to each other। ये कह रहा क्या कि वह लिंक वो रुक जाता है, काम नहीं करेगा। ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड, ये कब काम करना बंद कर देता है? जब उसका टारगेट मूव कर जाता है। लेकिन जबकि अ डैश लिंक, वह लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज, और वह लिंक जो काम बंद कर देता है कब? जब उसका स्टार्ट और टारगेट लोकेशन चेंज कर दिया जाता है रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, दूसरे के रिलेटिव में उसको चेंज कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वह लिंक जो कि स्टॉप कर देता है काम करना अगर आप उसके टारगेट को, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक जो होता है, अगर आप उसको मतलब कि वो काम करना बंद कर देता है, विल स्टॉप वर्किंग, केवल तब जब आप उसके टारगेट को वहाँ से हटा दें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एब्सोल्यूट लिंक में हम लोग यूज़ करते हैं डॉलर साइन, और ये डॉलर साइन आप जिस सेल पर भी लगाते हैं वो फिक्स हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आप उस सेल से वैल्यू को हटा दें तो वो क्या होता है? वो अपने आप उसका जो रिज़ल्ट होता है वो अपने आप बदल जाता है, वो आपका वहाँ पर नहीं रहेगा। यानी कि आप टारगेट वैल्यू को हटा देंगे तो वो काम करने में बंद कर देता है। दूसरा आपके पास है कि वह लिंक जो स्टॉप करता है काम करना कब? जब आप टारगेट और स्टार्ट और टारगेट लोकेशन को चेंज कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। और रिलेटिव में क्या होता है कि अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, या उसको फिर आप फिल हैंडल से ड्रैग करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है? उसका जो टारगेट होता है ना वो रिलेटिवली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास राइट आंसर होता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, डेटाबेस सर्वर आर रेफर टू एज। डेटाबेस सर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाइंट, मॉडल। तो डेटाबेस का जो सर्वर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड, जिस पर कि आप लोग काम करते हैं, जो हमारा स्क्रीन होता है जिस पर हम लोग एंट्री का काम करते हैं, देखते हैं, वो हमारा फ्रंट एंड हो गया। बैक एंड, जो कि आपका बैकग्राउंड में डेटा को सेव करता है, डेटा को स्टोर करता है। क्लाइंट, जो कि आपका जो आप काम करते हैं मशीन पर, उसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। और मॉडल, ये भी आपका डिफरेंट थिंग हो गया, तो इसका राइट आंसर होता है बैक एंड। 22, अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डैश डैश। तो टेबल क्या होता है? टेबल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 ऑनवर्ड से ही कंप्यूटर साइंस में इंसर्ट करना है टेबल, आइदर इन वर्ड, MS वर्ड और राइटर। सो टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजेंटल रो। ये क्या होता है? वर्टिकल कॉलम होता है और हॉरिजेंटल रो होता है, ऐसे होता है हॉरिजेंटल रो, और वर्टिकल कॉलम ऐसे होता है। इसका राइट आंसर होता है कॉलम एंड रो। 23rd जो क्वेश्चन है, 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन जो है, डैश इंक्लूड फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल करेंसी, डेट, नंबर एंड सेल्फ प्रोटेक्शन इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि शामिल है जिसमें फॉन्ट भी, अलाइनमेंट भी, बॉर्डर भी, बैकग्राउंड भी, नंबर फॉर्मेट भी? ये बोल रहा कि इन चारों स्टाइल में से कौन सा स्टाइल है ऐसा जो कि ये सभी काम को कर सकता है? ठीक है, एंड सेल्फ प्रोटेक्शन इन डॉक्यूमेंट ऑल्सो। इसमें से ऐसा कौन सा आपके पास है? ये
सेल स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल। इसका राइट आंसर है सेल स्टाइल। ठीक है, यानी कि आप सेल में जो डाटा डाले हैं उसका फॉन्ट, उसका अलाइनमेंट, उसका बॉर्डर, उसका बैकग्राउंड, उसका नंबर फॉर्मेट, आप सभी चीज़ को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, एंड सेल प्रोटेक्शन एंड डॉक्यूमेंट ऑल्सो, तो ये भी आप उसको कर सकते हैं। यानी कि सेल स्टाइल जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन जो है, बाय डिफ़ॉल्ट सीट्स टैब आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट। ये जो सीट टैब होता है ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये कहाँ पर होता है स्प्रेडशीट में? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सीट 1, सीट 2 कहाँ दिखाई देता है? सबसे कॉमन, सबसे आसान आंसर है ये, और ये सबसे नीचे में पाया जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देखेंगे सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट केवल 3 सीट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप नहीं होगा, सेंटर भी नहीं होगा, राइट भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बॉटम, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, द सेल रेफरेंस इन ए स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B2 to F15 इज, ये कह रहा है कि अगर आपको सेल रेफरेंस लिखना रहे B2 से लेकर के F15 के बीच का, तो आप कैसे लिखेंगे? और इसको लिखने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? सेल रेफरेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हैं हम लोग? कैल्सी में अलग यूज़ करते हैं और MS एक्सेल में अलग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर दिया हुआ है, आंसर ए, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर बी जो आपके पास दिया हुआ है वो भी आपका राइट आंसर नहीं है, आपको यूज़ करना है कोलोन। ठीक है, तो सी आंसर आपका राइट आंसर है B2 कोलोन F15। ठीक है, और डी में आपके पास दिया हुआ है B2 डैश F15, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, B2 कोलोन F15। क्वेश्चन नंबर 26, डैश कंट्रोल हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। कैसे आप, कौन सा कंट्रोल ऐसा है जिससे कि आप ग्राफिक्स को आप टेक्स्ट के रिलेटिवली उसको आप अरेंज कर सकते हैं, उसको आप चिपका सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं? अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग एंड रैपिंग। और इसका राइट आंसर क्या होगा? हम लोग इस तरह से क्वेश्चन पीछे भी एक देख चुके हैं, और इसका राइट आंसर होगा आपके पास अरेंजमेंट। आप उसको अरेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑप्शन में जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा कि आप ग्राफिक्स को टेक्स्ट के रिलेटिव किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो ये था आपके पास सेक्शन बी का 26 क्वेश्चन, और इसमें से आपको केवल करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं? आपको केवल करने हैं 15 क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। सेक्शन सी में आते हैं, जो कि आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास जो प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन होता है वही आता है। इसमें 6 क्वेश्चन हैं और इसमें आपको करने हैं केवल 5, जबकि आपका जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में आपके पास 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसमें बोला गया है आपको करने के लिए कोई भी 5 क्वेश्चन। तो देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन मीट फॉर देयर एलुमनाई। जितने भी एलुमनाई स्टूडेंट हैं मिलेनियम यूनिवर्सिटी के, वो लोगों ने एक रीयूनियन मीट ऑर्गेनाइज किया है। रीयूनियन मतलब जहाँ पर पुराने दोस्त लोग आपस में मिलते हैं और पुरानी यादों को साझा करते हैं, उसको हम बोलते हैं रीयूनियन। ये सभी स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, आपके स्कूल में भी हुआ होगा कभी ना कभी। फॉर दिस पर्पस, और इस काम के लिए, इस उद्देश्य के लिए, यूनिवर्सिटी वांट्स टू सेंड द इनवाइट टू ऑल दिस स्टूडेंट्स विथ देयर डिफरेंट एड्रेस। और इसके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहती है जो कि अलग अलग लोकेशन में रहते हैं। विच फीचर ऑफ द वर्ड प्रोसेसर यूनिवर्सिटी शुड यूज टू अकम्पलिश दिस टास्क। वर्ड प्रोसेसर का कौन सा ऐसा फीचर है इन चारों में से जो यूज़ किया जाएगा इस काम को पूरा करने के लिए? ईमेल से होगा नहीं, क्योंकि सभी का एड्रेस बार बार लिखना पड़ेगा। आपको मेल भी, आप मेल एक ही रखते हैं, लेकिन आप उसमें एड्रेस आपको बार बार, आपको पूरा एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा आपका टेम्पलेट से काम बनेगा नहीं आपका, डेटा सोर्स से भी काम आपका नहीं बनेगा। तो डेटा सोर्स आपका एक आधा पार्ट है ये। मेल मर्ज एक राइट ऑप्शन है, जहाँ पर आप डेटा सोर्स की मदद से आप एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल एड्रेस पर भेज सकते हैं, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें कि आप एक मास्टर डॉक्यूमेंट से अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इन्विटेशंस आप तैयार कर सकते हैं अलग अलग एड्रेस पर। उसका मेन जो होता है वो सेम रहता है सभी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 28, प्रिसा इज अ बुक एडिटर, प्रिसा एक बुक एडिटर है। सी वॉन्ट्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ, पैराग्राफ का वो इंडेंटेशन चेंज करना चाहती है। इंडेंटेशन क्या होता है? पैराग्राफ का मार्जिन, और मार्जिन क्या होता है? वो आपके पेज का मार्जिन होता है, पेज का जो बाउंड्री होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन, पेज मार्जिन। और जो पैराग्राफ का जो बाउंड्री होता है ना उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल द टाइटल्स, वो चाहती है कि सभी टाइटल का फॉन्ट चेंज हो जाए। विच फीचर्स सी शुड यूज टू मेक द टास्क ईजी, अपने काम को आसान करने के लिए उसको कौन सा फीचर यूज़ करना चाहिए इन चारों में से? स्टाइल, टेबल ऑफ कंटेंट, टेम्पलेट, कंसोलिडेटिंग। क्योंकि कंसोलिडेटिंग आपका अकाउंट से जुड़ा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, और टेबल ऑफ कंटेंट वो आपका इंडेक्सिंग तैयार करता है उसको भी छोड़ दीजिए। बच गया आपके पास स्टाइल एंड टेम्पलेट। इन दोनों में से आपके पास कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा आपका ए, स्टाइल। तो आपके पास राइट आंसर है इसका स्टाइल, ए। क्वेश्चन नंबर 29, Gaurav has inserted an image in a document. He wants to remove the unwanted area of the image. एक इमेज को उसने इंसर्ट किया है डॉक्यूमेंट में, और वो चाहता है कि जो अनवांटेड एरिया जिसको नहीं रखना चाहता है उसको वो हटाना चाहता है डॉक्यूमेंट से। विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज टू कंप्लीट द टास्क, कौन सा ऑप्शन यूज़ करेगा? हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए होता है, पिक्चर इंसर्ट करना हो तो उसमें बहुत सारे, वो गैलरी होता है जिसमें बहुत सारा पिक्चर होता है, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। कट करना, कट करने से पूरा कट जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे तो उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, वो कटेगा नहीं कुछ भी। क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है काटना, ठीक है, वह काटना जो आप नहीं चाहते हैं, अनवांटेड चीज़ को आप जिससे काट कर हटा सकते हैं। इसका राइट आंसर है क्रॉप, क्रॉपिंग करना। क्वेश्चन नंबर 30, हेमा इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हेमा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सी यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स इन अ स्प्रेडशीट, वो स्प्रेडशीट में अपना अकाउंट मेंटेन करना चाहती है ऑन एवरीडे बेसिस, हर दिन पर, हर दिन वो अपना अकाउंट इसमें मेंटेन करना चाहती है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स वो हर दिन करती है। विच सी नीड्स टू फॉलो एवरी टाइम, हर बार उसे बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। कैन यू सजेस्ट, आप क्या सजेशन देंगे उनको? फीचर्स ऑफ ए स्प्रेडशीट, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है आपके पास कि हेमा इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हेमा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एंड सी यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स इन ए स्प्रेडशीट, अब वो स्प्रेडशीट में अपना हर दिन का अकाउंट वो मेंटेन करना चाहती है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, वो हर दिन बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? आप उनको ऐसा कौन सा फीचर है स्प्रेडशीट का जिसके थ्रू अपने काम को बहुत आसानी से कर सकती है विदाउट रिपीटिंग द स्टेप्स एवरी डे? तो हर दिन वो स्टेप्स को रिपीट न करके ऐसा कौन सा आसान काम है जिससे कि वो अपने काम को कर सकती है? रिकॉर्ड चेंज, ट्रैक चेंज, गोल सीक, यूजिंग मैक्रोस। तो ऑप्शन इतना अच्छा दिया हुआ है ना कि आप आसानी से ऑड को छांट सकते हैं इसमें से, और अगर आप ऑड को छांटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यूजिंग मैक्रोस। अगर आपने मैक्रो के बारे में पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको अलग कर सकते हैं, ऑड बना सकते हैं। 31 यानी 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, राज हैज़ क्रिएटेड अ वर्कशीट वेयर ही हैज़ एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। ही वॉन्ट्स एवरी एम्प्लॉय टू गो थ्रू द वर्कशीट एंड अपडेट देयर एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। ये कह रहा है कि राज ने एक वर्कशीट बनाया है जहाँ पर उसने सभी एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन डाल दिया, और वो चाहता है कि हर एम्प्लॉय उस वर्कशीट के थ्रू जाए और अपना एड्रेस वगैरह उसमें फ़ोन नंबर वो चेंज कर सके इफ़ रिक्वायर्ड, अगर उसको ज़रूरत पड़ता है तो। ही ऑल्सो वुड लाइक टू नो द चेंजेस डन बाई हिज एम्प्लॉयज़, और वो चाहता है कि एम्प्लॉय जो चेंजेस करेंगे वो उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस उसने किया है। विच फीचर ऑफ स्प्रेडशीट ही शुड इनेबल टू सी द चेंजेस मेड बाई हिज एम्प्लॉय, अब वो कौन सा फीचर यूज़ करेगा जिससे उसे पता चल जाए कि उसके एम्प्लॉय ने कहाँ कहाँ चेंजेस किया है, क्या क्या चेंजेस किया है। मैक्रो, मैक्रो तो रिकॉर्ड करने के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपके पास लिंक वर्कबुक, आप लिंक वर्कबुक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है। चेंज वर्कशीट, वर्कशीट चेंज करना ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। ट्रैक चेंजेस, शेयर डॉक्यूमेंट एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट को एम्प्लॉय के बीच में, और उसी ऑप्शन में आप जाके देखेंगे
कि ट्रैक चेंजेस होता है, चेंज ऑप्शन होता है, उसमें आप जाके देखिएगा ट्रैक चेंजेस, और ये क्या करता है, एम्प्लॉय के द्वारा किए गए सारे चेंजेस को आपको एक डायलॉग बॉक्स में दिखाएगा, जहाँ से आप उस चेंजेस को देख भी सकते हैं कि किसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, और आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, और उसका एक सेपरेट डॉक्यूमेंट भी आप बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रैक चेंजेस। 32 नंबर जो क्वेश्चन है वह है अक्षत वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट इन्फॉर्मेशन। अक्षत है, वो चाहता है कि बहुत अधिक संख्या में इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करे अबाउट हिज फर्म, अपनी कंपनी के बारे में, एक डेटाबेस के अंदर में। विच टाइप ऑफ टेबल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस, इस काम के लिए कौन सा टेबल ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छा होगा? रिलेशनल, फ्लैट फाइल, आइदर रिलेशनल और अ फ्लैट फाइल, और हायरार्किकल। तो इसके लिए कौन सा आपके पास आप सुटेबल उसको बताते हैं, ठीक है, आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल, यानी कि वो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है। वो रिलेशनल मतलब कि डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज़ कर सकता है, और दूसरा फ्लैट फाइल ऑर्गेनाइजेशन को भी वो यूज़ कर सकता है, दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगर आपके पास दोनों दिया हुआ ऑप्शन, ए रिलेशनल है वो भी नहीं होगा, फ्लैट फाइल नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों हो सकता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट। सुनीता प्रोजेक्ट बना रही है स्प्रेडशीट में। हर फ्रेंड हैज़ टोल्ड हर हाउ टू रीनेम अ स्प्रेडशीट एज इट विल हेल्प हर आइडेंटिफाई द वर्कशीट डेटा ईजिली। सुनीता की जो फ्रेंड है उन्होंने उनको बता रखा है कि आप रीनेम कर लेंगे स्प्रेडशीट को, स्प्रेडशीट का शीट को, जिससे कि आपको हेल्प में होगा कि आपने किस शीट में कौन कौन से डाटा को आपने रखा है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड टोल्ड द सेम टू हर ब्रदर। वो बहुत ही एक्साइटेड थी इस फीचर को लेकर, और उसने अपने भाई को भी सेम चीज़ कह दिया। हर ब्रदर टोल्ड हर दैट इन स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट दैट इज कैल्सी, और वर्कशीट कैन बी रीनेम यूजिंग डैश वे, यानी कि कैल्सी में, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में ऐसा कितने तरीके हैं जिससे कि आप वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो सुनीता ने तो बहुत एक्साइटेड होकर बताया अपने भाई को, लेकिन उसके भाई ने बताया कि पूछा उससे कि आप कितने तरीके से इसको आप रीनेम कर सकते हैं, 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से और 1 तरीके से। तो आपके पास 3 तरीका होता है इसको चेंज करने का, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास राइट माउस क्लिक करके भी आप उसको रीनेम कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी आप उसको रीनेम कर सकते हैं, फिर आप एंटर की दबा सकते हैं, और तीसरा होता है कि आप मेनू के थ्रू भी जा सकते हैं। तो आपके पास 3 तरीका होता है इसको रीनेम करने का। तो इस तरह से ये सैम्पल पेपर आपका कंप्लीट हो गया। इसके सारे क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही ईजी है, ये ईजी लेवल क्वेश्चन है ये। स्पेशली केवल आपका सेक्शन सी जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो जाहिर सा है कि थोड़ा सा मॉडरेट है आपके लिए, ये ईजी भी नहीं है और टफ भी नहीं है। तो अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छी तरह से किया है, प्रैक्टिकल सेशन अच्छी तरह से पूरा किया है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। और अभी सब्जेक्ट में, खास करके आईटी में, आप 25 आउट ऑफ 25 बहुत ही आसानी से ला सकते हैं, और मुझे तो लगता है कि आप लोग बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और 2-3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैं प्रिपेयर करवा दूं, जिससे कि आप लोगों को एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे जानना है, या फिर ये मुझे टफ लग रहा है, इसका आंसर मुझे नहीं आता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का आईटी एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो सबसे अच्छा हो, और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।